Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के पेपर को तो देख करके लग रहा है कि आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा पेपर आसान दिख रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 से। उसमें आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से दिया है। क्या लिख रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि फॉर गिवन कंपाउंड द हेलोजिनेशन यानी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 FeCl3 या सिर्फ आयरन लिखा हुआ रहता है, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will attack at site to form major product। बच्चों, सबसे पहली बात तो यहां पर आपको पता करना है कि जैसे ब्रोमिनेशन किया जा रहा है FeBr3 FeCl3 चाहे आयरन मेटल के प्रेजेंस में, तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? तो मैकेनिज्म का नाम होगा ESR और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा यहां पर Br+। अगर Cl2 होता तो Cl+। अब यहां पे तुम देखो, इसके ऊपर क्या है? एक है NHCOCH3 जो शो करता है रिंग के साथ +M इफेक्ट, और मिथाइल जो है वो शो करता है हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज +I। तो डोमिनेंट कौन होता है? +M। +M इफेक्ट डोमिनेंट होता है हाइपर कंजुगेशन एंड +I के ऊपर। इसलिए यहां पर ये जो NHCOCH3 है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पे अटैक करेगा और पारा वाला मेजर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो NHCOCH3 है, इसके फर्स्ट एटम के ऊपर लोन पेयर है, और जिसके फर्स्ट एटम के ऊपर अगर लोन पेयर होता है वो कहा जाता है ESR रिएक्शन में, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटर। और जो एक्टिवेटर होता है वो ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देता है। तो बच्चों, ये दोनों ऑर्थो है और ये दोनों मेटा है, और जो जेड है वही पारा पोजीशन होता है, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो जेड पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ये एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पे जाएगा। मेजर कौन सा होगा? पारा वाला। बात खत्म। इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, वो 56। द मोस्ट अनस्टेबल। देखो ध्यान से, कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज करके स्टेबल अगर पढ़ लेंगे तो कुछ दूसरा आंसर आ जाएगा। यहां पर पूछ रहा है जब मोस्ट अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ गिवन एज, यहां पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, यह पूछा जा रहा है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर का अगर देखना होता है हम लोगों को स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि ऑक्टेट रूल। यहां पे देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, और इसके केस में 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, और यहां पर एक पाई बॉन्ड है। इसके अंदर देखोगे तो एक पाई बॉन्ड है और ऑक्टेट सबका कंप्लीट है और न्यूट्रल भी है। तो यहां पर अगर मैं बातें करूं इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है और न्यूट्रल है। और यहां पर 1 पाई बॉन्ड जरूर है, लेकिन ये क्या है? चार्ज्ड है। तो चार्ज्ड वाला जो होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है न्यूट्रल से। तो यहां पर होगा 3, उसके बाद होगा 2, और सबसे कम स्टेबल जो होगा इसके केस में 1 होगा। तो 3 to 1, यानी कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल पूछ रहा है, तो 56 का आंसर यहां पर 1 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम लोगों को जो दिया हुआ है 59, आइडेंटिफाई जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन। बहुत आसान है। सबसे पहले तुमको यहां पे दिख रहा होगा ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया है क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। तो बच्चों, आपको पता है सबसे पहले ये एक सेंडमेयर रिएक्शन है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आपने पढ़ा होगा क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, या फिर क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KCN। तो अगर HCl रहता है तो क्लोरोबेंजीन, अगर HBr था तो ब्रोमोबेंजीन, और अगर यहां KCN दिया हुआ है तो साइनोबेंजीन। तो यही जो Cn- है वही Cn- यहां से N2+ को रिप्लेस करेगा। तो N2+ को जैसे रिप्लेस करता है तो फॉर्मेशन करता है सबसे पहले यहां पर साइनोबेंजीन। अब जो साइनोबेंजीन बना उसको तो हम लोग कह देंगे X, और इस X का रिडक्शन कराया गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। सब कोई जानते हो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट साइनाइड का रिडक्शन करता है, और रिडक्शन करता है तो यहां पर फॉर्मेशन करता है बेंजाइल एमीन। ठीक है, ये बेंजाइल एमीन बनता है, और इस बेंजाइल एमीन का अब हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, यानी HNO2 के साथ। चाहे इसी को लिखा जाता है बच्चों सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ
HCl, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्या बनता है, आप जानते हो कि ये NH2 रिंग के साथ अटैच नहीं है। अगर NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा तब तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है। लेकिन अगर ये NH2 रिंग के साथ अटैच नहीं है तो यहां पर इसको हम लोग एलिफैटिक ही कहते हैं, और ये डायरेक्ट फॉर्मेशन करता है किसका, एल्कोहल का। तो ध्यान रखना, अगर NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तब तो एलिफैटिक एमीन ही कहलाता है। और इसके केस में NH2 डायरेक्ट यहां पर N2+ में पहले कन्वर्ट होता है। इसका भी मैकेनिज्म तुम देखोगे तो N2+ में कन्वर्ट होता है, फिर वो बाहर होता है, फिर वाटर वहां अटैक करता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है इसके केस में। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेशन कर दिया, बेंजाइल अल्कोहल। इसी का तो नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। इस तरीके से तुम ला सकते हो, पहले क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, N2+ को रिप्लेस करके साइनोबेंजीन, उसका रिडक्शन तो बेंजाइलेमिन। बेंजाइलेमिन का जब नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 या NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जब होता है रिएक्शन तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। बात खत्म हो गया। 59 का आंसर हो गया 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को 59 के बाद 62 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, एक दिया हुआ है फिनॉल। बच्चों, फिनॉल का रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH अल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्बेज रिएक्शन। अरे कॉल्बेज रिएक्शन है, और कॉल्बेज रिएक्शन में तुम लोग जानते हो क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड। तो फिनॉल का जब भी तुमको जब फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो जो फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट उसको हम लोग कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ध्यान रखना, इस रिएक्शन को कहते हैं कॉल्बेज रिएक्शन। और अब इसका रिएक्शन फर्दर किसके साथ करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का पहले तुमको स्ट्रक्चर आना चाहिए, वो ये होता है इसके केस में, नहीं तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा दो इसको, बात खत्म। तो पहले ये सब रिएक्शन को डायरेक्ट याद रखा करो बच्चों। हमेशा तुम मैकेनिज्म से जाना चाहोगे तो फिर फंस जाओगे। मैकेनिज्म तो आना ही चाहिए कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है ESR, कॉल्बेज रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये सब भी बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि सैलिसाइलिक एसिड। अब इस सैलिसाइलिक एसिड का जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपली तुम लोग जानते हो ये है फिनॉल, ये है एसिड। तो फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वही फिनॉल के साथ रिएक्शन होता है और यहां पे होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। और जैसे तुम लोग यहां पर करोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन तो COOH अपनी जगह पे रहेगा और O- के ऊपर चला जाएगा COCH3, ऐसा बन जाएगा। इसी को तो एस्प्रिन कहते हैं बच्चों। एस्प्रिन का फॉर्मेशन तुम लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OO- के साथ H+ को ऐड कर दो, तो H+ को ऐड कर दोगे तो ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में एसिटिक एसिड। अरे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एस्प्रिन। ऐसा कोई मैच करा करके देखो, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल, यहां पर 62 का आंसर यहां पर 2 हो जाएगा। तो पहले कॉल्बेज रिएक्शन है, ESR मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रोफाइल CO2 होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड बनता है। उसका तुमको अगर रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन होता है मैकेनिज्म, और फिर यहां पर एस्प्रिन का फॉर्मेशन कर देता है। बात खत्म। साथ में एसिटिक एसिड भी बनता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं 62 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रहा है 65। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 65 में सबसे पहले हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया है। बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, देखोगे ध्यान से। ये 65 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम लोगों को कह रहा है वो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, ऐसा लिख दो। और इस आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। और डिहाइड्रेशन होगा तो OH- यहां से निकाल दो, H+ बगल में से निकाल दो, और फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में प्रोपीन। ओके, अब प्रोपीन का रिएक्शन किसके साथ करना है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जो प्रोडक्ट बना उसका वहां पर फिर से क्या कर देना है? बेंजीन के साथ रिएक्शन। तो जानते हो इस रिएक्शन में क्या होगा? इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रोपीन जो बना उस प्रोपीन का फर्दर रिएक्शन हो जाता है यहां पर। जब भी तुमको प्रोपीन का रिएक्शन पहले दे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब फिर कहे बेंजीन के साथ रिएक्शन, मतलब फिर से ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है,
तो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो यहां पर H+ देता है और H+ देकर के यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहां पर बनेगा? बीच में बनेगा। तो यहां पर तुम क्या करो, H+ को वहां ऐड करो जहां H का संख्या ज्यादा है, तो H+ को यहां ऐड किया तो बीच में बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो देखना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बातों को। अगर तुमको पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया तो डिहाइड्रेशन होगा, प्रोपीन बनेगा। अब प्रोपीन को फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और यही इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन बना है वो आगे के रिएक्शन के लिए काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। और यही बेंजीन के ऊपर जब अटैक करता है तो फॉर्मेशन करता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का तुम फॉर्मेशन करा दो पहले। तो यहां पर तुमको मालूम होनी चाहिए, ये इसी को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्यूमीन कहते हैं। जी हां, इसी का जो नाम होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमीन, या इसी को हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। याद रखना इसको, ठीक है। अब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फर्दर क्या करना है? O2 के साथ रिएक्शन। तो O2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। तो बच्चों क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, तुम लोग फिनॉल चैप्टर में जाओगे, फिनॉल के प्रिपरेशन में वहां पे दिया हुआ है, इसी को कहा जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको कहते हैं क्यूमीन, इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फर्दर हम लोगों को क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही तुम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करते हो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को, तो क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों? यहां पर ही फॉर्मेशन करता है, एक यहां पर बनता है फिनॉल और एक बन जाता है इसके केस में एसीटोन। तो ध्यान रखना, फिनॉल प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन करेगा। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? ये फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकेंड तो होगा नहीं, थर्ड तो होगा नहीं, 65 का आंसर यहां पर हो जाएगा 4, यानी कि फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देखो क्वेश्चन को। पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, बनता है यहां पर प्रोपीन। अब प्रोपीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड H+ देगा, प्रोपीन को बनाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, वो इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और वही बेंजीन के ऊपर अटैक करके बनाता है क्यूमीन। फिर O2 के साथ रिएक्शन कराओगे, फॉर्मेशन करता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, या देखोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहता है H2O ऑब्लिक देकर के H+, है ना। तो H+ कहां से आया? एसिड से आया, या फिर लिखा हुआ रह सकता है तुमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो एसिड के प्रेजेंस में तो फिनॉल प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 65 का 4, ठीक है। लिख लो पहले अच्छे तरीके से समझना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 65 हो गया। 68, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ ग्लूकोज? ग्लूकोज के साथ इनमें से कौन सा रिएक्शन करता है? तो बच्चों सबसे पहले तुम जानते हो कि ग्लूकोज का रिएक्शन NaHSO3 के साथ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि NaHSO3 बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के प्रति, ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता नहीं है। और जानते हो कि ग्लूकोज जो पाया जाता है ज्यादा देर तक, वो इक्विलिब्रियम में ज्यादा देर तक पाया जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज में ज्यादा वो स्टेबल होता है कंपेयर टू ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो कोई पूछेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वो भी साइक्लिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? बीटा। बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है। इसलिए यहां पर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वहां पर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड फ्री है CHO, जो दिखता है तुमको ओपन चेन में, वो एक्चुअल में फ्री है ही नहीं, वो साइक्लिक में कन्वर्ट हो चुका है। तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है, जिसके कारण NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन होता है, और हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ रिएक्शन होकर क्या बनता है? ग्लूको ऑक्जाइम बनता है, ठीक है। तो जब हम लोग ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ करते हैं, तो यहां पर एनसीईआरटी तुम उलट करके देखना बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहां रिएक्शन करवाया गया है, यही जो फॉर्मेशन करता है ग्लूको ऑक्जाइम, ग्लूको ऑक्जाइम का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से ग्लूकोज का रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन कहने का मतलब ये हुआ 2 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसी को हम लोग पढ़ते हैं शॉर्टकट में 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। इसके साथ भी ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना इस बातों को, ठीक है। इसका आंसर होगा 68 का 2।
तो यहां पर भी हम लोग कहते हैं कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता नहीं है, तो रिएक्शन नहीं हो सकता है 2,4-DNP के साथ, और NaHSO3 के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ होता है और कोरोस्पोंडिंग ग्लूकोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है, और वही रिएक्शन तो वहां पर कंफर्म करता है कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये सब बात आप लोग जानते हो, ठीक है। तो 68 का आंसर हो जाएगा सेकंड। बायोमोलिक्यूल्स में जाकर के थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे इसको, ठीक है। ओके 74 द फाइनल प्रोडक्ट Z इज, यहां पे फाइनल प्रोडक्ट Z क्या है? सबसे पहले NaBH4 के साथ इसका रिडक्शन है, तो तुम लोग जानते हो NaBH4 के साथ रिडक्शन अगर हम लोग करते हैं एल्डिहाइड का तो क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। कितना कार्बन है? 1 2 3 4, यहां पर देखो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का यहां पर बन जाएगा अल्कोहल, CH3 CH2 CH2, और ये जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो, बनता है प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान रखना। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया प्राइमरी अल्कोहल में, और 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का बनेगा पहले अल्कोहल। अब ये क्या है? ल्यूकास रिएजेंट है, तो ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन होगा यहां पर HCl का OH के साथ यानी अल्कोहल के साथ, तो यहां से इसको निकाल दो OH को, यहां से H को निकाल दो, और यहां पे जो HCl में क्लोरीन है उस क्लोरीन को यहां जहां OH है वहां पर ऐड कर दो, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा बच्चों CH3 CH2 CH2 एंड CH2 के साथ यहां पर क्या हो जाएगा? Cl। तो ये हो गया इसके केस में X, और ये हो गया इसके केस में Y। और अब देखो Z क्या बनेगा? Z में तुमको क्या कह रहा है? Z में एक तो तुमको सबसे पहले कह रहा है कि इसका जो रिएक्शन करवाना है वो KCN के साथ, तो जानते हो कि KCN एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो पाथवे कौन सा होता है? SN2 पाथवे होता है, तो एक तरफ से इसका अटैक करना, एक तरफ से बाहर निकलना साइमल्टेनियसली होता है, तो एक कार्बन अब बढ़ जाएगा, तो एक कार्बन बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 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 एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो एक कार्बन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? साइनाइड आ गया, एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो पहले से यहां 4 कार्बन था, 4 कार्बन का बना यहां पे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, फिर यहां पर एक कार्बन बढ़ गया 5 कार्बन। अब फर्दर इसका हम लोगों को करना पड़ेगा अब हाइड्रोलिसिस, तब जाकर के Z बनेगा। तुम जानते हो कि जहां कहीं हम लोग साइनाइड का करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो कितने कार्बन का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड? तो टोटल बनेगा 5 कार्बन का, तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4 5। इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि काउंट करके तुम देख लो इनमें से कौन सा आंसर तुमको मैच कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 यही तो मैच कर रहा है बच्चों। उसके बाद इसमें देखो 1 2 3 4 गलत है, 1 2 3 4 गलत है, इसमें तो क्लोरीन आएगा ही नहीं, तो साफ गलत है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 74 का 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले रिडक्शन कर दिया प्राइमरी अल्कोहल, फिर HCl के साथ रिएक्शन करके वाटर बाहर कर दिया, और यहां पे क्लोरीन को ऐड कर दिया, क्योंकि जानते हो कि प्राइमरी अल्कोहल का ल्यूकास रिएजेंट यानी HCl के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 SN2 पाथवे से होता है, और SN2 पाथवे से होता है इसलिए यहां पे तुमने कार्बोकैटायन को नहीं बनाया, रीअरेंजमेंट नहीं किया, जहां से OH को हटाया वहीं पे क्लोरीन को ऐड कर दिया, क्योंकि यहां पे पाथवे कोई पूछेगा तो कैसा होता है, इसके केस में SN2 ही पाथवे होता है बच्चों, ठीक है। और KCN के साथ भी SN2 ही होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और फिर जब साइनाइड का होता है हाइड्रोलिसिस तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यहां पे बात को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 77 में कह रहा है सबसे पहले फिर से आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन है। बच्चों जानते हो तुम लोग क्या कि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ एल्डिहाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? प्राइमरी अल्कोहल में। तो एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो प्राइमरी अल्कोहल में, ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये बन गया X। और इसका रिएक्शन फर्दर तुमको करना है किसके साथ? PbR3 के साथ। तो जानते हो कि PbR3 या PCl3 क्या करता है? तो ये PbR3 का जो ब्रोमीन है OH को रिप्लेस करता है। एक PbR3 टोटल 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, उतना बैलेंस करने की जरूरत तो है नहीं। तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये जो CH2OH है OH को रिप्लेस कर देगा PbR3 का ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा। और फर्दर इसका रिएक्शन मेरे को करवाना है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों जानते क्या हो कि जब भी किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर फॉर्मेशन करेगा, यानी कि CH2MgBr।
और इसका अब हम लोगों को क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, यही यहां पर क्या देता है रिएक्शन में, H+। और जानते हो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, रिलीज करना, वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, प्लस चार्ज आएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, और वही स्ट्रॉन्ग बेस इस एसिड में से H+ को पिक कर लेगा, और जैसे एसिड में से H+ को पिक करेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, एंड यहां पर बन जाएगा CH3। यानी कि देखो तो 77 का कोई आंसर यहां पर मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल यहां पे थर्ड आंसर मैच कर रहा है, यानी कि फॉर्मेशन करेगा 2 ब्यूटाइन। तो पहले हमने रिडक्शन किया, NaBH4 याद रखना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल में, बना दिया। PbR3OH को रिप्लेस करता है ब्रोमीन, बना दिया। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होता है, तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा। मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो टूटेगा तो Mg+CH2-। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, वो एसिड में से H+ को पिक करके CH2- कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। बात खत्म हो गया, आंसर तो आ गया तुरंत, बहुत आसानी से आ गया तुम लोगों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 77 के बाद हम लोगों को 80 नंबर क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट कौन सा एमीन देता है, प्राइमरी एमीन। यानी कि प्राइमरी एमीन जब देता है तो फर्स्ट का हो जाएगा यहां पर C, हो गया। तो फर्स्ट का हो गया C। उसके बाद सिप टेस्ट कौन देता है, तो सिप टेस्ट देता है एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देता है, याद रखना। तो सेकेंड का हो जाएगा यहां पर D, ये हो जाएगा। तो कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सिर्फ प्राइमरी एमीन देता है। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन नहीं देता है कार्बाइल एमीन टेस्ट, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए फर्स्ट का होगा C। और सिप टेस्ट देता है सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, इसलिए यहां पर होगा D। उसके बाद थर्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में आइडोफॉर्म जो बनता है CHI3, CHI3 का कलर कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है, तो ये थर्ड का हो जाएगा A। और उसके बाद बच गया 4, यानी कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। वो टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, एल्कोहल के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा, इसके केस में B हो जाएगा। देखो तो ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है, तो फर्स्ट का C कहां कहां है, सेकेंड में और थर्ड में है। 2 का D, तो 2 का D एक ही ऑप्शन में तो मिल ही रहा है बच्चों, यहां सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड का A, 4 का B, यानी कि इसका आंसर यहां पर 80 का हो जाएगा सेकेंड। बात खत्म। अब देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जाकर के एनसीईआरटी में भी। ये नहीं कि एक बार हमने क्वेश्चन को बना लिया, हो गया, मेरा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, नहीं बच्चों। क्लास नोट्स को भी पढ़ना, थोड़ा जो टीचर आप लोगों को पढ़ाए हैं वो जरूर पढ़ना, वो भी कॉन्सेप्ट काम देगा आपको एग्जाम में। क्योंकि होता क्या है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता है, रिएक्शन से आता है, और जो अगर मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ गया, कौन मैकेनिज्म है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, तो आपको वहां क्लास नोट्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जीओसी वगैरह जैसे दिया हुआ है तो मैक्सिमम चीज जो पूछता है वो एनसीईआरटी में नहीं रहता है, तो उसको भी आप लोग क्लास नोट से जरूर पढ़िएगा। और टेस्ट में जितने क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको बार बार आप रिवीजन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के आपको बनेगा। अगर आप रट करके सिर्फ जाओगे तो आप रट करके कितना भी चले जाओ, 1000 या 5000 जो भी क्वेश्चन है उसको आप रट लो, आप एग्जाम में जब बैठोगे ना तो जो आप नहीं पढ़ के गए हो वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट है, तुम भले 10-20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके गए हुए हो, कॉन्सेप्ट है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तुम बना दोगे, तुम पहुंच जाओगे कॉन्सेप्ट तक, ठीक है। इसलिए सीखो, कॉन्सेप्ट को समझो, बातों को कहां पर क्या होता है। अब कह रहा है अरेंज द गिवन स्पीशीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों सबसे पहले तुम जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, यही होता है ना। अब इसके केस में तुम देखो कंजुगेट बेस बना करके, तो इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH-, इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो बनेगा CH3 CH2O-, यहां जो कंजुगेट बेस बनेगा वो बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-, और इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा ना बच्चों वो बनेगा यहां पर फिनॉक्साइड आयन। तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर मैं यहां पर देखूं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस मैं देखूं यहां पर, तो सबसे पहली बात तो तुम लोग जानते हो क्या,
निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, सुनो ध्यान से मेरी बातों को, कॉन्सेप्ट भूलना मत, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। तो यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, यहां निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर, यहां निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, और यहां भी है ऑक्सीजन के ऊपर। तो तुम जानते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अगर ऑर्डर की बातें करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आर मोर स्टेबल होता है। मतलब बी और डी ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस सी और ए से, और सी और ए में बात करें तो सी वाला कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा ए वाले कंजुगेट बेस से, क्योंकि सी में निगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर है, और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडेशन होता है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसके कारण उसके ऊपर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। और अब देखो बी और डी में, तो डी में क्या है, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बच्चों, जबकि यहां पर इसका सिर्फ प्लस आई लग रहा है, यहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस जो है वो डी का है, उसके बाद यहां पर किसका है, बी का है, क्योंकि यहां निगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सी का कंजुगेट बेस है, भले तुमको यहां पे लग रहा होगा सर जी यहां मिथाइल का प्लस आई है, यहां तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों याद रखना एल्कीन एसिडिक नहीं होता है, sp2 कार्बन या sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन स्लाइटली भी एसिडिक नहीं होता है, क्योंकि वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, H2 गैस नहीं देता है, तो सबसे कम एसिडिक यहां पर होगा ए। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा यहां पर जो एसिडिक होगा फिनॉल, उसके बाद एल्कोहल, फिर होगा प्रोपाइन, सबसे कम होगा यहां पर इथेन। तो 83 का आंसर यहां पर मैच कराओ, सबसे कम तो हो गया ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और सबसे ज्यादा हो जाएगा डी, यानी कि 83 का आंसर हो जाएगा यहां पर सेकंड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? याद रखना सबसे पहले डी वाले का कंजुगेट बेस मोर स्टेबल, क्योंकि निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद याद रखना निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आर मोर स्टेबल, भले इसमें लगा हुआ है डोनर और इसमें डोनर नहीं लगा हुआ है, फिर भी ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस इसी का होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव sp कार्बन के ऊपर, ठीक है, और यहां sp2 कार्बन है। तो बच्चों पहला प्रायोरिटी आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बातों को। तो ये समझ गए आप लोगों ने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पे कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ही इनकरेक्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि कह रहा है सुक्रोज एंड एमाइलोज हैज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, गलत है, क्योंकि बच्चों सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होता है, सुक्रोज में होता है, क्योंकि ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जाता है। लेकिन एमाइलोज जो है वो स्टार्च का कंपोनेंट है, स्टार्च का कंपोनेंट है, और वहां पर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, तो वहां पर होता है 1,4 C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है एमाइलोज में। जबकि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स 2 रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड, बिल्कुल सही है, रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड मतलब जो टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। जैसे आप जानते हो कि सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, लेकिन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसेक्राइड है, दोनों एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, यानी टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो करेक्ट कह रहा है। उसके बाद थर्ड में कह रहा है 2 मोनोमर्स ऑफ माल्टोज आर अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, करेक्ट है। अल्फा डी ग्लूकोज जब C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है तो माल्टोज का फॉर्मेशन होता है, और एमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि जानते हो एमाइलोपेक्टिन किसका कंपोनेंट है, एमाइलोपेक्टिन जो है वो एक स्टार्च का ही कंपोनेंट होता है, तो एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का कंपोनेंट है और स्टार्च बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, ये करेक्ट है। यानी कि यहां पर इनकरेक्ट जो हो गया 86 का आंसर यहां पर 1 होने वाला है बच्चों, क्योंकि सुक्रोज में C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन एमाइलोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, C1C2 सिर्फ होता है यहां पर सुक्रोज में। समझ में आ गया, इसलिए इनकरेक्ट यहां पर फर्स्ट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को अब दिया हुआ है, फिर से एक बार वो रिएक्शन से दिया गया है। वो क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाना है SOCl2 के द्वारा। तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करता है इसका क्लोरीन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को रिप्लेस करेगा इसका क्लोरीन, तो CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ Cl हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा,
तो अमोनिया के साथ जब तुम रिएक्शन करवाते हो, हीट करते हो, तो डायरेक्ट एक लाइन बनाना सीखो क्वेश्चन को। तो यहां HCl को बाहर कर दो, और HCl को जब तुम बाहर करते हो तो HCl को बाहर करने के बाद जो बचा उसको लिखो ना बच्चों, CH2 C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पर क्या बच गया, NH2। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमाइड। अब प्राइमरी एमाइड का जब तुम यहां पर रिएक्शन करवाते हो KOBr, तो KOBr लिखो, चाहे तुम यहां पर Br2 प्लस KOH लिखो। इसको क्या कहा जाता है, अरे इसको कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। चाहे लिखा हुआ रहता है Br2 प्लस NaOH या NaOBr या OBr माइनस, चाहे KOH प्लस Br2 या KOBr चाहे OBr माइनस, ये सब को कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। उसमें हम लोग करते क्या है, सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O को हटाओ और जो यहां पर बचा हुआ है CH2, इसमें NH2 को ऐड कर दो, तो C डबल बॉन्ड O बीच में से हट जाएगा और जो CH2 NH2 बचा उसको आपस में ऐड कर दो, यानी कि जितने कार्बन का ये प्राइमरी एमाइड होगा उससे एक कम कार्बन का बनता है प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन यहां पर तुम देख लो कहां पर, ये तो गलत आंसर हो गया, एमाइड होगा नहीं क्योंकि जेड पूछ रहा है हम लोगों को। तो जेड अगर पूछ रहा है आंसर इसका हो जाएगा तुमको थर्ड। देख लो 89 का आंसर यहां पर थर्ड किस तरीके से आएगा, मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है। पहले SOCl2 का क्लोरीन OH को रिप्लेस करके यहां पर आ जाएगा क्लोरीन, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, HCl बना करके बाहर कर दो, HCl बाहर हुआ तो फॉर्मेशन कर दिया C डबल बॉन्ड O NH2 प्राइमरी एमाइड, उसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करोगे, उसी को KOBr या Br2 प्लस KOH या NaOBr या NaOH प्लस Br2 लिखा जाता है। तो एक कार्बन कम हो जाता है, जितने कार्बन का प्राइमरी एमाइड है उससे एक कम कार्बन का प्राइमरी एमीन बन जाता है। ठीक है बच्चों, यस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 92 में कह रहा है द नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, कितना बनेगा इस कंपाउंड से। तो आपको पिछले स्पॉट टेस्ट में भी था इस प्रकार का, कौन इसमें से ऐसा है जो सिर्फ 1 देता है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। यहां पे देखा जाता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो तुम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें कितना है बच्चों, यहां पर पता है इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का यहां पर स्ट्रक्चर है CH3 और ये है CH2 और फिर यहां पर C के साथ CH3 है और CH3 है और CH3 है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बस एक चीज चाहिए, वो क्या चाहिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितने टाइप्स के होंगे हाइड्रोजन उतने जगह होगा क्लोरीनेशन। तो ये जो है ना प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, किससे अटैच्ड है, तो सारे प्राइमरी कार्बन अटैच्ड है 4 डिग्री कार्बन से, और दोनों 4 डिग्री कार्बन किससे अटैच्ड है, 2 डिग्री कार्बन से। तुम गौर से देखो, जो ये 4 डिग्री है वही ये 4 डिग्री है, और वो दोनों 4 डिग्री किससे अटैच्ड है, 2 डिग्री से। तो बच्चों इस दोनों 4 डिग्री का अटैचमेंट सेम कार्बन से है, तो दोनों 4 डिग्री क्या हुआ, आपस में आइडेंटिकल हुआ। और इस दोनों 4 डिग्री से अटैच्ड जो ये मिथाइल 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 मिथाइल, ये 6 मिथाइल ग्रुप है, ये सबके सब आपस में आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है। तो किसी एक को मान लो टाइप 1, सबको कर दो कैंसल, तो कहीं एक जगह तुम करोगे क्लोरीनेशन। ठीक है, इस 6 के 6 मिथाइल में कहीं एक जगह कर सकते हो क्लोरीनेशन, क्योंकि तुम एक के बाद कहीं भी करो सबका नाम सेम होने वाला है, नाम डिफरेंट नहीं होगा। और दूसरा टाइप हो जाएगा 2 डिग्री वाला। अब 4 डिग्री पे तो हो नहीं सकता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन कभी भी वहीं पे होगा जहां पर हाइड्रोजन एटलिस्ट 1 होगा, CH को रिप्लेस करता है क्लोरीन। तो 4 डिग्री पे H है नहीं तो क्लोरीनेशन होगा नहीं। एक होगा 2 डिग्री पे यानी बीच वाला कार्बन, और एक होगा ये 6 मिथाइल में से कहीं भी एक जगह, यानी कि इसका आंसर यहां पर हो जाएगा आपको 92 का आंसर जो होगा इसके केस में वो थर्ड हो जाएगा, यानी कि टोटल 2 बनेगा इसके केस में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। समझ में आ गया आप लोगों को, गुड, वेरी गुड। अब देखो 92 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोगों को कह रहा है 95 में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपली मार्कोनी कॉप्स रूल लगा देना है। तो मार्कोनी कॉप्स रूल लगाना है तो क्या करोगे, तुम जानते हो ये वाटर है, तो वाटर कैसे टूटता है, वाटर टूटता है H+ और OH- में। लेकिन बच्चों तुम जानते हो हम लोग जो मैकेनिज्म के थ्रू अगर देखते हैं तो एक्चुअल में जो कैटलिस्ट दिया हुआ है ना, कैटलिस्ट जो H+ दिया हुआ है, पहले वो H+ अटैक करता है। ये जो हम तोड़ करके बनाते हैं ना क्वेश्चन को कि H+ OH- में तोड़ दिया, अब मार्कोनी कॉप्स लगा दिया, वो शॉर्टकट तरीका है। वो रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में ये होता है कि पहले यहां H+ जाएगा और H+ यहां जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो यहां क्या बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब मैं आपको एक बार मैकेनिज्म बता ही देता हूं।
सबसे पहले ऐसा होगा कि ये जो H+ दिया हुआ है सम में, H+ दिया हुआ एसिड, चाहे HBr देगा, HCl देगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा, जो भी देगा, ये जो एसिड होगा वो एसिड H+ देता है पहले। ये एल्कोहल चाहे D2O या H2O ये टूट करके कुछ नहीं देता है, पहले H+ जो एसिड है वो देता है, और वो H+ पिक करेगा एल्कीन और वहां जाएगा जहां H का नंबर ज्यादा है। तो जहां H का नंबर ज्यादा है वहां जब H जाएगा तो जहां H का नंबर कम है वहां बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब यहां पर तुम देखोगे इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर अटैक करेगा, तो वाटर का क्या अटैक करेगा, OH-, तो OH- जब अटैक करेगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा CH3 और यहां पर OH और बाहर हो जाएगा H+। अब इसके ऊपर अटैक करेगा मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल अटैक करेगा तो क्या होगा, H+ निकलने के बाद यहां पर जो बचेगा CH3 और OCH3 नहीं तो H+। ये शॉर्टकट तरीका हम लोग कहते हैं कि इसको तोड़ करके मार्कोनी कॉप्स लगा देते हैं। रियल मैकेनिज्म ये होता है, इसलिए अक्सर बच्चा यहां कंफ्यूज करता है कि D2O जब है तो D2O टूटता है D+OD- में, तो यहां पर तो D+ आना चाहिए सर, लेकिन नहीं बच्चों, यहां D+ नहीं आएगा क्योंकि यहां पर H+ है एसिड, वो H+ पहले जाएगा वहां जहां H का नंबर ज्यादा है, वो CH2 बनेगा और फिर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर D2O जाएगा और D2O का OD- वहां जाएगा जहां पर तुम लोगों को मिथाइल दिया हुआ है, तो OD जाएगा और इसके केस में D+ बाहर होगा, ठीक है ना। तो इसके केस में तुम देख लो मैच करा करके कौन सा आंसर यहां पर मैच कर रहा है बच्चों, तुम लोगों को देख सकते हो OH-CH3, OD-CH3, OCH3 एंड CH3। तो इसके केस में कौन सा द फाइनल प्रोडक्ट ABC, कौन इसमें से मैच कर सकता है। OD इसमें B में कह रहा है, ABC रिस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट तो होगा नहीं ना, फर्स्ट कैसे होगा, B में होना चाहिए CH3O, यानी कि इसके केस में करेक्ट आंसर जो होगा सेकेंड होगा OH-CH3, OCH3-CH3 और D2O का OD- आ जाएगा तो OD-CH3। और थर्ड में कह रहा है इन ऑल रिएक्शन, ये गलत है, इन ऑल रिएक्शन ये भी हम लोगों का गलत है यहां पर, ठीक है। इसका 95 का आंसर आ जाएगा हम लोगों को सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 98, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एल्कीन यील्ड 3-bromo-3-methyl pentane एज द मेजर प्रोडक्ट अपॉन एडिशन ऑफ HBr। HBr के साथ रिएक्शन करवाना है बच्चों। HBr के साथ रिएक्शन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, लगता है मार्कोवनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोवनी-कॉप्स रूल के मुताबिक निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। तो यहां H है, यहां नहीं है, तो बच्चों ये क्या है, यहां पे इसको ओपन करके लिखो ना, CH3 CH2, तो हो गया CH3 CH2 और यहां बीच में एक C के साथ CH3 और यहां पर ऐड कर दिया निगेटिव पार्ट Br और फिर यहां CH2 और ये हो गया CH3। तो नाम क्या हुआ, नाम हो गया 1 2 3 4 5, चाहे इधर से भी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो 3-bromo-3-methyl pentane बन गया, ये बिल्कुल बन गया ए वाले से, तो ए वाले से ये बन गया। और बी वाले से देखो तो ये वाला जो बी वाला हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें भी अगर हम लोग HBr को ऐड करें तो HBr को अगर इसमें ऐड करें तो क्या होगा, यहां भी लगेगा मार्कोवनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोवनी-कॉप्स रूल अगर इसके केस में लगेगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव पार्ट को वहां ले जाएगा जहां H का संख्या कम है, तो CH3 CH2 और जहां मिथाइल दिया हुआ है वहीं पे बच्चों Br को ऐड कर देंगे और नीचे यहां पे लाइन दिख रहा है मतलब CH3 है और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो CH2 के साथ एक हो जाएगा CH3। यहां भी देखो ना, यही तो हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि इसके भी केस में तुम लोग देख सकते हो 3-bromo-3-methyl pentane आ तो गया इसके केस में। और यहां पे C देखते हैं, तो C के केस में तुम देखते हो यहां पर HBr है और इसमें भी तुम लगा दो मार्कोवनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोवनी-कॉप्स रूल तुम लगाओगे तो H+Br- ब्रेक होगा, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, यहां तो H है भी नहीं, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, यानी कि यहां CH2 है, तो इसको ऐड करो तो बच्चों क्या दिखेगा, CH3 और फिर यहां पर CH2 और फिर यहां पर क्या है C और C के ऊपर क्या कर दो Br और उसके साथ यहां पर है CH2 एंड CH3, ऐसा कर दिया। देखो न कैसे किया, CH3 CH2 यहां पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, यहां Br को ऐड किया और H+ को नीचे ऐड करेंगे CH2 के पास, तो ये है एक्चुअल में यहां CH2 है, 2 H है, एक H+ वहां पे ऐड कर दिया, CH3 हो गया। अब फिर नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ऐसा हो गया, यानी कि 3-bromo-3-methyl
पेंटेन, ऐसा फॉर्मेशन कर दिया। तो सी ऑप्शन भी दे रहा है और डी ऑप्शन बच गया, तो डी ऑप्शन में भी तुम देखो HBr को ऐड करो, तो HBr को ऐड करोगे तो लगेगा इसके केस में मार्कोवनिक-ऑप्स रूल। तो मार्कोवनिक-ऑप्स रूल लगेगा, रीअरेंजमेंट, सॉरी मार्कोवनिक-ऑप्स रूल यहां पे डायरेक्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं, इसके केस में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ जाएगा बच्चों, नहीं रीअरेंजमेंट इसके केस में करना पड़ जाएगा, क्योंकि HBr पहले तुम ऐड करोगे तो H प्लस Br माइनस में टूटेगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन की पिक करेगा और जहां H का नंबर ज्यादा है, यहां पे 2H है ना, वहां पे जाएगा H प्लस पहले, तो H प्लस यहां जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और यहां पे फॉर्मेशन करेगा पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फिर यहां पर CH है, फिर इसके केस में एक CH3 है और फिर इसमें CH2 के साथ CH3 है। ऐसे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, ठीक है ना, तब जाकर के पता चलेगा। और फिर इसके केस में हम लोगों को करना पड़ेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जी हाँ, तो ये तुम इसके केस में करा दो, इसको हम लोग कहते हैं 1,2 H माइनस शिफ्ट। और जब तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे करते हो तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद CH3, CH2, C प्लस एंड CH3 और फिर यहां पर CH2 एंड CH3, तो ये जो फॉर्मेशन करेगा ये फॉर्मेशन करेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और अब इस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर तुम अटैक कराओगे Br माइनस को, तब जाकर के प्रोडक्ट तुमको बनेगा, फिर से वही चीज बन जाएगा, तुम देख सकते हो फिर से वही चीज बन गया 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। तो सारे के सारे यहां पर हम लोगों को दे सकता है A B C D, सबका रिएक्शन तुम HBr के साथ करोगे तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा। A B C में डायरेक्ट लग जाएगा मार्कोवनिक-ऑप्स रूल, लेकिन जो डी नंबर है उसमें मार्कोवनिक-ऑप्स रूल डायरेक्ट नहीं लगेगा। इसके केस में पहले तुम कार्बोकैटायन बना लो 2 डिग्री और फिर बगल में टर्सरी कार्बन है, हाइड्राइड शिफ्ट कर लो और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद यहां पर तुम लोग टर्सरी कार्बोकैटायन बना लो और उसके बाद तुम यहां पर Br माइनस का अटैक करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को बनाओगे और फिर Br माइनस का अटैक करा करके बनाओगे 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। समझ आ गया? यानी कि 98 का आंसर जो आएगा, पहले इसको नोट कर लो बच्चों, अच्छे तरीके से नोट कर लिया, तो 98 का आंसर यहां पर होगा ऑल ऑफ देम। समझ में आ गया आप लोगों को? कंप्लीट हो गया आज का हम लोगों का पूरा डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एक एक एक्सप्लेनेशन। अब करना क्या है आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक जमा हो गए हैं टेस्ट देते देते, स्पॉट टेस्ट हो चाहे DPP हो चाहे AITS हो, आपको एक काम करना है, फिर से उसको निकालिए और क्वेश्चन के थ्रू आप पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि किस टॉपिक से लिया गया है, कहां से लिया गया है, वहां पे जाकर के उस टॉपिक को, उस थ्योरी को एक बार रिवीजन कर लीजिए। NCERT से जो बाहर का क्वेश्चन आपको लगता है उसको आप इग्नोर करिए, उसको आप जाने दीजिए। वो अगर आपसे नहीं भी बनता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बात आपको सिखाने के लिए दिया जाता है, कुछ बात आपको पेशेंस को चेक करने के लिए दिया जाता है कि क्वेश्चन को छोड़ना भी होता है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी भी बहुत कुछ करने के लिए समय बाकी है। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तभी आपको मार्क्स बहुत इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो जितना टाइम बचा हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए और मेहनत कीजिए। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो जरूर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और नीट क्वालिफाई करेंगे बहुत अच्छे रैंक के साथ। ओके, थैंक यू।